लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं इटरेटिव प्रोग्राम्स के लिए। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि रिकर्सिव प्रोग्राम्स के लिए कैसे निकालते हैं। तो इनिशियली मैंने बताया था कि 3 मेथड्स होते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन, ट्री मेथड और मास्टर्स थ्योरम। तो इस वाले कोर्स में हम ये मेथड यूज करने वाले हैं, ट्री मेथड, क्योंकि इससे काफी फायदे होते हैं। इससे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं, इससे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि रिकर्शन वर्क कैसे कर रहा है। तो इसी को हम फॉलो करने वाले हैं। हम जितने भी रिकर्शन के एग्जांपल देखेंगे उसमें ट्री मेथड के थ्रू हम रिकर्शन को एनालाइज करेंगे कैसे काम कर रहा है। तो ट्री मेथड को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें कि इंटीजर n जाता है एज एन आर्ग्यूमेंट, और अगर ये n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो जाती है तो हम रिटर्न कर रहे हैं, वरना हम इसको रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं n/2 के लिए। तो अगर हमें ट्री मेथड के थ्रू किसी एक रिकर्सिव प्रोग्राम के लिए टाइम एनालिसिस करनी है तो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हमें ये आना चाहिए कि उसकी रिकर्सिव इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। तो टी ऑफ एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड रन होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखते हैं इसके अंदर होकर है। तो लेट्स से हम ये वाला केस करते हैं जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो उस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेगा कि क्या n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, यहाँ पे फॉल्स आएगा। और लेट्स से कि इसको चेक करने के लिए c अमाउंट ऑफ वर्क लगता है, तो ये c वो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना टाइम लगा। फिर ये फॉल्स आया तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और इन दोनों स्टेटमेंट्स में ये रिकर्सिवली कॉल हो रहा है ये वाला फंक्शन विद हाफ द नंबर ऑफ इनपुट साइज। तो ये चीज वही रिप्रेजेंट कर रही है कि हम 2 बार कॉल कर रहे हैं विद हाफ द इनपुट साइज। अब लेट्स से हम ये वाला केस करते हैं, तो उस वाले केस में हम ये वाली स्टेटमेंट पर आएंगे और हम चेक करेंगे कि क्या n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इस केस में ये ट्रू होगा तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, और ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो इनका टाइम इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो केवल यहाँ पर सी लिखा हुआ है। तो एक बार हमें ये चीज डिजाइन करनी आ जाती है तो उसके बाद ट्री मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं इस पर। तो हमें जो प्रोग्राम गिवन था उसके थ्रू हमने ये रिकर्सिव इक्वेशन फॉर्म कर ली थी। अब हम देखते हैं कि इसके थ्रू हम रिकर्शन ट्री कैसे बनाते हैं। तो अगर आप ये इस वाली स्टेटमेंट को देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें टी ऑफ एन कैलकुलेट करना है तो इससे बेटर ये है कि अगर हम अभी इस वाले मोमेंट पर सी अमाउंट ऑफ वर्क कर दें तो हमारी जो सब प्रॉब्लम है, जो 2 सब प्रॉब्लम्स हैं जिसका इनपुट साइज n/2 है, तो वो उसमें ब्रेक हो जाएगी। तो हमारी जो एक बड़ी प्रॉब्लम थी, तो अगर हम इस पे सी अमाउंट ऑफ वर्क कर दें तो ये 2 छोटी छोटी प्रॉब्लम से डिवाइड हो जाएगी। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम रिकर्शन ट्री बनाने वाले हैं। तो हमें निकालना था कि टी ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी। तो अभी हम टी ऑफ एन की वैल्यू ना निकालें और केवल अभी सी अमाउंट ऑफ वर्क कर दें, तो हमारी जो सब प्रॉब्लम है, तो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो 2 सब प्रॉब्लम से डिवाइड हो जाएगी विद हाफ द साइजेस। तो यहाँ पे सिंस साइज n था तो अब हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी टी ऑफ n/2 और टी ऑफ n/2। तो इसी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं रिकर्शन ट्री बनाते हैं। तो हम यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड में ये रिकर्सिवली यही चीज कॉल करते चले जाएंगे जब तक हम एक सिंपलर फॉर्म पे नहीं पहुंच जाते। सिंस ये वाली इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन है, तो अगर इस वाली इक्वेशन हम थ्रू आउट n को n/2 से रिप्लेस कर दें तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, t ऑफ n/2 इज इक्वल टू 2 इंटू टी ऑफ n/4 प्लस c। अब इस वाली इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास t ऑफ n/2 है कैलकुलेट करने को, तो अगर हम इस मोमेंट पे c अमाउंट ऑफ वर्क कर दें तो फिर से हमारी जो प्रॉब्लम है वो 2 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो जाएगी, और उसका साइज क्या होगा दोनों का n/4। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं और ये लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे सी अमाउंट ऑफ वर्क करने वाले हैं, और हमारी सब प्रॉब्लम्स हो जाएंगी टी ऑफ n/4 और टी ऑफ n/4 साइजेस की। सिमिलरली हम यहाँ पे राइट साइड में भी यही चीज कर देंगे। अब फर्दर अगर हमें ये चीज सॉल्व करनी है तो इसके लिए हम वापस से ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर n को n/4 से अगर हम रिप्लेस कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी t ऑफ n/4 इज इक्वल टू 2 इंटू टी ऑफ n/8 प्लस c। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें टी ऑफ n/4 कैलकुलेट करना है तो अगर हम इस मोमेंट पे c अमाउंट ऑफ वर्क कर दें तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो मेन प्रॉब्लम जिसमें n/4 का साइज था इनपुट, तो अब वो 2 सब प्रॉब्लम से डिवाइड हो जाएगी जिसमें इनपुट साइजेस होंगे दोनों के n/8। तो हम इसको हटा सकते हैं यहाँ से और इसकी जगह लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर सी अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे और हमारी जो 2 सब प्रॉब्लम्स है वो डिवाइड हो जाएंगी टी ऑफ n/8 में और टी ऑफ n/8 में। और ये हम इन सब चीजों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे टी ऑफ n/4 को रिप्लेस करके ये कुछ ट्री हमारा ऐसा दिखेगा, और ये फिर से हम यहाँ पर फर्दर बोल सकते हैं कि इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि ये इक्वल टू होगा, अगर हम यहाँ पे सी अमाउंट ऑफ वर्क कर दें तो ये सब प्रॉब्लम डिवाइड हो जाएगी टी ऑफ n/16 पे और n/16 पर।
तो ये प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू होती चली जाएगी और तब तक होती चली जाएगी तब तक हम इस वाली कंडीशन को हिट नहीं कर देते, मतलब हम बेस कंडीशन को हिट नहीं कर देते, मतलब जब तक हमारा n ग्रेटर देन 1 है तब तक ये होता चला जाएगा। तो इन दी एंड जितनी हमारी लीफ नोड्स होने वाली है उन पे हमेशा वैल्यू c होगी क्योंकि हम बेस कंडीशन हिट कर चुके होंगे। तो फाइनली हमारा रिकर्शन ट्री कुछ ऐसे दिखेगा। तो अगर हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि हर एक लेवल पे कितना कितना अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है और उसको एड अप करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर केवल सी अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, इस वाले लेवल पे 2c अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, यहाँ पे 4c अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, यहाँ पे 8c अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है। तो आप देख रहे हो हमेशा वर्क जो है डबल होता चला जा रहा है, मतलब पहले c था, फिर 2c, फिर 4c, फिर 8c, और ऐसा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ सीज है, यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ सीज होंगे, n सी, क्योंकि ये जो टर्म है ये तब आई होगी जब n की वैल्यू इक्वल टू 1 हुई होगी। मतलब हमारे पास कुछ ऐसा आया होगा जैसे हमारे पास n/4 n/8 आ रहा था, तो हमारे पास लीफ नोड्स के केस में n/n आया होगा, और इस केस में यहाँ पर n/8 था, t ऑफ n/8 था, उसको हमने रिप्लेस किया था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 8 सी थे, तो हम लास्ट में अगर यहाँ पे हमारे पास n से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे n सीज होंगे। तो अब हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए सिंपली इसको ऐड अप करना है, दैट इज c प्लस 2c प्लस 4c प्लस 8c अप टू nc। तो इसमें अगर हम c कॉमन ले लेते हैं तो एक तरह से ये gb बन जाएगी, 2 पावर 0 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस प्लस n। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम ले लेते हैं कि n की वैल्यू हम ले लेते हैं 2 पावर k। सिंप्लिसिटी के लिए हमने ले लिया n इज इक्वल टू 2 पावर k, ताकि ये प्रॉपर एक जीपी की तरह लग सके। तो सम ऑफ जीपी की वैल्यू होती है a इंटू आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इसकी वैल्यू हो जाएगी c कॉमन है, फर्स्ट टर्म दैट इज a दैट इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू यहाँ पर 2 है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे हम देखिए 0 से लेकर k तक चल रहे हैं टर्म्स, तो यहाँ पे k प्लस 1 टर्म्स है, दैट इज k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1। तो ये नीचे वाली चीज 1 हो जाएगी, c इंटू 2 पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो हम सिंस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं तो हम इस वाले c को और इस वाले 1 को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करते हैं। तो अभी तक हमारी कैलकुलेशन तो जैसे थी कि t ऑफ n हमारा कैलकुलेट हुआ था इक्वल टू 2 पावर k प्लस 1। अब 2 पावर k प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 पावर k, एंड अगेन मैं इस 2 को इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, तो मैं t ऑफ n को लिख सकता हूँ इक्वल टू 2 पावर k। और हमने देखा था 2 पावर k क्या चीज़ है, 2 पावर k इक्वल टू n हमने पहले अज्यूम किया था। अब सिंस हम k की टर्म्स में नहीं दे सकते आंसर, क्योंकि जो इनपुट है वो n की टर्म्स में आ रहा है, तो हमें वापस से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा 2 पावर k को n से, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n में हो जाएगी O ऑफ n। तो हमने इस एग्जांपल से देखा कि हमने एक प्रोग्राम मिला था, उसके थ्रू हमने पहले एक रिकर्सिव इक्वेशन लिखी, और रिकर्सिव इक्वेशन के बाद हमने बेस कंडीशन को अभी के लिए लीव कर दिया और केवल जो मेन कंडीशन थी, मेन जो इक्वेशन थी उसको देखा, और उसके थ्रू हमने ब्रेक करना स्टार्ट किया चीज़ों को कि अगर हमें टी ऑफ एन कैलकुलेट करना तो हमने टी ऑफ एन कैलकुलेट ना करते हुए पहले सी अमाउंट ऑफ वर्क किया और प्रॉब्लम्स को टी ऑफ n/2 और n/2 में डिवाइड किया, और यही चीज़ हम रिकर्सिवली करते चले गए, और कब तक करते चले गए जब तक हम बेस कंडीशन को हिट नहीं कर देते। तो यहाँ पर हमने फिर बेस कंडीशन का यूज़ किया। उसके बाद हमने केवल ये किया कि हर एक लेवल पर जाकर वहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है उसको एड अप कर लिया, और सिंप्लिसिटी के लिए एक जीपी बना ली और n को रिप्लेस कर दिया 2 पावर k से। वो तो सिंपली कैलकुलेशंस थी, और एंड में हमने फाइंड किया कि t ऑफ n आ रहा था इक्वल टू O ऑफ n। अब हमें एक और प्रोग्राम दिया हुआ है, सेम प्रोग्राम है, बस इसमें ये चेंज है कि यहाँ पर O ऑफ n वर्क एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अब इसकी सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि हमें इसकी रिकर्सिव इक्वेशन लिखनी है। तो रिकर्सिव इक्वेशंस के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल केस क्या है। नॉर्मल केस मतलब जब n ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में क्या हो रहा है। उस केस में हम यहाँ पे सी अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे चेकिंग के लिए, फिर ये फॉल्स आएगा और फिर हम इसको 2 बार कॉल करेंगे। सो हम बोल सकते हैं कि 2 इंटू टी ऑफ n/2 इन दोनों चीज़ के लिए प्लस सी प्लस ओ ऑफ एन। तो O ऑफ सी प्लस O ऑफ n को हम अल्टीमेटली लिख सकते हैं कि ये O ऑफ n ही है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कि n अमाउंट ऑफ वर्क हम कर रहे हैं। तो दूसरे केस पे आता है, दूसरा केस जो है बेस कंडीशन दैट इज n लेस देन इक्वल टू 1। उस केस में ये चीज ट्रू हो जाएगी और ये यहाँ से ही रिटर्न कर जाएगा और नीचे वाला कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उस केस में ये कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क करेगा। तो जो हमें गिवन प्रोग्राम था उससे हमने ये रिकर्सिव इक्वेशन लिख ली है, और अगर हम देखें ढंग से तो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पर n आ गया है और एग्जाम्पल 1 में यहाँ पे c था।
तो उस केस में हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाली थी O ऑफ n के इक्वल। अब लेट्स सी कि इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या फर्क आता है। तो फिर से हम अभी बेस कंडीशन को छोड़ देंगे और केवल मेन कंडीशन पे फोकस करेंगे। तो इसमें हमें अगर टी ऑफ एन कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे एन अमाउंट ऑफ वर्क कर दूँ तो ये प्रॉब्लम ब्रेक हो जाएगी 2 इंटू टी ऑफ एन बाई 2 में, मतलब दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो जाएगी मेरी प्रॉब्लम, करंट प्रॉब्लम जिसका इनपुट साइज एन था, और उन दोनों प्रॉब्लम्स का साइज हो जाएगा एन बाई 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमें टी ऑफ एन दिया हुआ है, तो करेंटली अगर हम इसको एन अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पे कर दें तो हमारी जो सब प्रॉब्लम्स है वो हो जाएगी टी ऑफ एन बाई 2 और टी ऑफ एन बाई 2। तो इसमें हमने इनपुट साइज को रिड्यूस कर दिया। अब हम फिर से इसके लिए ये बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे n की जगह n बाई 2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा टी ऑफ n बाई 2 इक्वल टू 2 इंटू टी ऑफ n बाई 4 प्लस n बाई 2। दैट मीन्स अगर हमें n बाई 2 कैलकुलेट करना है तो वो कैलकुलेट करने की बजाय हम यहाँ पर n बाई 2 अमाउंट ऑफ वर्क कर सकते हैं, और उससे हमारी प्रॉब्लम्स जो है दो सब प्रॉब्लम से डिवाइड हो जाएगी n बाई 4 और n बाई 4 साइज में। तो इसकी जगह अगर हम इसको यहाँ पर रब कर दें तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम n बाई 2 अमाउंट ऑफ वर्क कर दें और हमारी जो सब प्रॉब्लम से वो हो जाएगी टी ऑफ n बाई 4 और टी ऑफ n बाई 4। और फिर से अगर हम इस चीज को वापस से ब्रेक कर दें और इस वाली इक्वेशन में n की जगह n बाई 4 रख दें तो वापस हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर n बाई 4 अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे और हमारी सब प्रॉब्लम्स डिवाइड हो जाएंगी टी ऑफ n बाई 8 में और टी ऑफ n बाई 8 में। और ये चीज तब तक चलती रहेगी जब तक हम बेस कंडीशन हिट नहीं कर देते। अब यहाँ पर हमारा बेस कंडीशन यूज में आएगी, और बेस कंडीशन हम कब हिट करेंगे, तब हिट करेंगे जब n बाई n में हमारी प्रॉब्लम डिवाइड हो जाएगी, तो वो हो जाएगा टी ऑफ 1 और उस टाइम पे हम सी अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे। फाइनली हमारे रिकर्शन ट्री को जैसे देखेगा, तो अब हमें अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि हर एक लेवल पे हम कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं। तो टॉप लेवल पे हमने n अमाउंट ऑफ वर्क किया, यहाँ पे n बाई 2 इंटू 2 दैट इज n अमाउंट ऑफ वर्क। यहाँ पे n बाई 4 और 4 बार किया तो n किया, यहाँ पे n बाई 8 किया 8 टाइम्स तो n अमाउंट ऑफ वर्क, और ये लीफ नोड भी इसका काउंट भी n है तो यहाँ पर n सी अमाउंट ऑफ वर्क होगा। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करें तो हमें सिंपली ये एड अप करना है, दैट इज n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n एंड आखिरी में n सी अमाउंट ऑफ वर्क। अगर हम यहाँ पे इस c को इक्वल टू 1 ले लें तो ये हो जाएगा n प्लस n प्लस n प्लस n थ्रू आउट। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये कितनी टाइम अकर हो रहा है। अब ये कितनी टाइम अकर होगा, वो इक्वल होगा कि इस ट्री की हाइट क्या है। इस ट्री की हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि पहले हमारे पास था n, फिर हुआ हमारे पास n बाई 2, फिर हुआ n बाई 4, फिर हुआ n बाई 8, और ये एक्चुअली में यहाँ पर n बाई n था जो कि c हमने लिख दिया है। तो हर बार ये चीजें हाफ हो रही है। तो हमने इटरेटिव प्रोग्राम्स किए थे तो हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि अगर हमारे पास एक रेस ट्रैक है जिसमें हम n से लेकर 1 तक जा रहे हैं और हर बार हमारे स्टेप्स हाफ हो रहे हैं, उस वाले केस में जो हमारे पास नंबर ऑफ इटरेशंस आते हैं वो होते हैं log n बेस 2। तो अगर आप ये चीज भूल रहे हो तो उस वाले वीडियो को आप पुराने वाले वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो ये आएगा log n टाइम्स, तो यहाँ पे इटरेशंस log n बेस 2 टाइम्स हो रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n इंटू log n बेस 2। अब बेस 2 को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी बिग O ऑफ n log n। तो सेकंड वाले एग्जांपल में हमने फर्स्ट वाले एग्जांपल से बस एक डिफरेंस किया था, यहाँ पे n लगा दिया था। एग्जांपल 1 में यहाँ पे c था और एग्जांपल 2 में हमने n लगा दिया था। फर्स्ट वाले एग्जांपल पे हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी बिग O ऑफ n, और यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिग O ऑफ n log n। तो हमने दो एग्जांपल इस पर कर लिए।